आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अनुसूचियाँ जिसे कहा जाता है हिंदी में आप कहें तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं और उनमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं वो उन सब पे बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको एक ऐसी निमोनिक बताऊंगा जो कि बहुत ही फेमस और बहुत पुराना निमोनिक है जिससे आप शेड्यूल्स याद कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, इन रिसेंट एग्जाम्स में आप देखेंगे कि वो शेड्यूल से डीप में पूछने लगे हैं सवाल। तो आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें यहाँ पर है, जो भी ये 15-20 मिनट आपके लिए हैं, इनमें अपन वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले शेड्यूल की। पहले शेड्यूल में क्या बात की गई है? पहले शेड्यूल में बात की गई जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे इंडिया में, 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नाम के बारे में बात की गई कि अगर वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का नाम अगर इस शेड्यूल में दर्ज नहीं है तब तक वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले जैसे तेलंगाना बनता है, तेलंगाना बना, पहले डिमार्केशन हुआ, ठीक है, उसके बाद बनने के बाद उसका नाम इस शेड्यूल में लिखना जरूरी था और वो लिखा गया, उसके बाद ही उसको स्टेट डिक्लेयर किया गया। इसी प्रकार सेकंड शेड्यूल की बात की जाए, सेकंड शेड्यूल में क्या बात करते हैं? सेकंड शेड्यूल में बात करते हैं हम जो भी एमोलमेंट्स, सैलरी, पर्क्स वगैरह, प्रिविलेजेस वगैरह दिए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आप नीचे लिस्ट आपको दिख रही है। सबसे पहले प्रेसिडेंट, गवर्नर, है ना, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, और कंट्रोलर ऑडिटर इन जनरल ऑफ इंडिया जो कि सीएजी बोलते हैं, कैग बोलते हैं, उनके सैलरीज के बारे में बात की गई है। आपको ध्यान देना है यहाँ किसकी सैलरी की बात नहीं की गई है। यहाँ पीएम या आप कहें कि जो मंत्रिमंडल है उनकी सैलरी के बारे में बात नहीं की गई है। अटॉर्नी जनरल के बारे में बात नहीं की गई है। तो आपसे सवाल थोड़ा घुमा सकते हो, वो पूछ सकते हैं, आपको ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको पूछ लेंगे कि सेकंड शेड्यूल में किसके बारे में, किसकी सैलरीज के बारे में डिस्कस किया गया है और किसकी नहीं किया गया है। ओके, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। थर्ड शेड्यूल पे बात करते हैं। थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है हमारे जो ओथ और अफर्मेशंस हैं वो उनके बारे में डिस्क्रिप्शन कि आपको क्या ओथ, किस किस की ओथ और क्या ओथ में बोलना है, वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई हैं। तो आप देख लीजिए, यूनियन मिनिस्टर्स की ओथ, पार्लियामेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके ओथ के बारे में बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सीएजी के बारे में और स्टेट मिनिस्टर्स के बारे में। यहाँ पर ध्यान देना होगा अपन को कि यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ है उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है, क्योंकि उनके लिए डेडिकेटेड आर्टिकल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो उनकी ओथ के बारे में यहाँ बात हम नहीं। फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डील करता है किसके बारे में? जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को राज्यसभा में जो सीट्स का एलोकेशन किया गया उसके बारे में बात करता है कि किस स्टेट और किस यूनियन टेरिटरी को कितनी राज्यसभा की सीट्स एलोकेट करनी होंगी। फिफ्थ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात करता है शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है और कंट्रोल है वो किस प्रकार वहां लॉ काम करेगा उसके ऊपर बात करता है। जो सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा बात करता है कि कुछ जो स्पेशल ट्राइबल एरियाज हैं, स्पेशल स्टेट्स, उनमें किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा उसके ऊपर। तो आपको दिख रहे हैं 4 स्टेट के बारे में बताया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हम इनको याद कैसे करते हैं? मेरा एटीएम करके आप याद कर सकते हो। मेरा फॉर हो गया मेरा फॉर क्या हो गया? मेघालय, ठीक है। एटीएम क्या हो गया? असम, त्रिपुरा और आखिर में बता क्या? मिजोरम, बचा क्या? मिजोरम। तो आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हो, मेरा एटीएम करके, ठीक है। सेवंथ शेड्यूल में बात करते हैं कि सेवंथ शेड्यूल जो है वो लिस्ट्स के बारे में बात करता है। डिफरेंट जो लिस्ट हैं उनके बारे में बात करता है। 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इनमें बात की गई है कि कौन से सब्जेक्ट्स किस लिस्ट के अंडर आते हैं और किस लिस्ट में कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बात की गई। चलिए तो हम इनको थोड़ा डीप पढ़ेंगे क्योंकि इन पर सवाल आजकल पूछने लगे हैं, थोड़ा अंदर से सवाल पूछने लगे हैं। आपको ऑप्शन दे देते हैं कि ये तीन जो ऑप्शन है वो एक लिस्ट से दे देंगे, चौथा ऑप्शन अलग से दे देंगे। आपको बोल देंगे कि बताइए इसमें से ये जो अलग वाला है, या आपसे पूछ लेंगे कि यूनियन लिस्ट का कौन सा सब्जेक्ट है इसमें से। तो वो सारी चीजें हम थोड़ा आगे देखेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स कहाँ रखे गए हैं। हमने सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं किए क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए। तो आप उनको एक बार देख लीजिए। जैसे यूनियन लिस्ट की बात की जाए तो इसमें मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड और समझा देता हूँ इसके बारे में। यूनियन लिस्ट की बात की जाए तो इसमें टोटल अभी 100 सब्जेक्ट्स हैं। पहले इसमें 97 हुआ करते थे लेकिन +3 कर दिए गए हैं, तो अभी ये 100 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो देख लीजिए। डिफेंस का हो गया, आर्मी का हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, पोर्ट्स हो गया, नारकोटिक्स वगैरह हो गया, अल्कोहलिक कंजप्शन,
है ना। कम्युनिकेशन, हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स हो जाएंगे, फॉरेन पॉलिसीज वगैरह हो गई हैं आपकी, आप कहें क्या इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह हो गया है, ये सारी चीज़ें यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाती है। डिफेंस हो गया, आर्मी हो गई, है ना, नेवी हो गई, एयरफोर्स, ये सारी चीज़ें। और अब हम बात करते हैं कि जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना होगा। अभी स्टेट लिस्ट में स्टार्टिंग में 66 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन इसमें से 5 सब्जेक्ट हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिए, तो अभी यहाँ पर 61 सब्जेक्ट्स टोटल यहाँ पर हैं स्टेट लिस्ट में। और वो कौन कौन से हैं? पब्लिक ऑर्डर हो गया, मतलब लॉ एंड ऑर्डर, जो पुलिस वगैरह है वो स्टेट लिस्ट में आएगी, क्योंकि पुलिस तो स्टेट्स की होती है अपनी अपनी पुलिस। पब्लिक हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, है ना, लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स हो गए, इरिगेशन, बैटिंग, गैम्बलिंग हो गया, जुआ वगैरह, है ना, प्रिजन एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ सेम नेचर, और टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? स्टेट लिस्ट के अंडर, स्टेट लिस्ट के अंडर आती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंकरेंट लिस्ट है। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे स्टेट और यूनियन की सहमति होना जरूरी है ना। तो वो सारी चीजें जो रखी गई हैं वो कंकरेंट लिस्ट में रखी गई हैं, जिन पे दोनों लॉज बना सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, लॉ भले ही स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में लॉ स्टेट बनाता है, लेकिन उसमें एक मोहर पार्लियामेंट की भी लगती है, राज्यसभा से होते हुए वो चीजें जाती हैं। आर्टिकल 249 में उसके बारे में बातें की गई हैं। तो भले ही वो स्टेट लिस्ट बना रहा है, लेकिन उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ठप्पा है वो बहुत जरूरी हो जाता है लग जाना, तभी वो लॉ का काम करता है। ठीक है, लेकिन अब ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं इन पे आप देख लेते हैं कंकरेंट लिस्ट, जो कि देखो सबसे पहले सवाल आता है कि कंकरेंट लिस्ट हमने लिया कहां से? कंकरेंट लिस्ट हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं? जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, वर्ड्स हो गया, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड जो फसाई काम करती है ना, ड्रग एंड पॉइजन्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्राइस कंट्रोल हो गए, महंगाई का, फैक्ट्रीज हो गई, एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, डेथ एंड बर्थ का, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग हो गई, है ना, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी हो गई, शिपिंग एंड नेविगेशन ऑन इनलैंड वाटर हो गया, मैरिज एंड डिवोर्स हो गया। अब आपसे सवाल आता है, सवाल क्या पूछा जाता है आपसे? बेसिकली एक सवाल पूछा जाता है, जो पांच सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से हटा के हमने कंकरेंट लिस्ट में डाले थे, वो 5 सब्जेक्ट के बारे में पूछ लिया जाता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये हमने स्टेट लिस्ट से लेके कंकरेंट लिस्ट में डाला है। दूसरा हमारा एजुकेशन हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्या है? तीसरा एक है अपना जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अब चौथा क्या है? फॉरेस्ट हो जाएगा, फॉरेस्ट हो गया है। और जो पांचवा है वो हमारा हो जाएगा मेजरमेंट एंड वेट्स, या आप कहें वेट्स एंड मेजरमेंट, जो किलो वगैरह जो हम सेट करते हैं, लीटर वगैरह, वो सारी चीजें कंकरेंट लिस्ट में आ जाती हैं। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में टोटल सब्जेक्ट्स कितने होते हैं वो और देख लेते हैं। पहले 47 थे, लेकिन इसमें 5 जो हमने स्टेट लिस्ट से लिए उनको मिला दिया, तो इसमें 52 सब्जेक्ट्स की बात की जाती है। ओके, एक रेस्यूजरी लिस्ट होती है जिसमें कि कुछ पावर्स होते हैं, रेस्यूजरी पावर्स बोलते हैं। उनमें हम कुछ सब्जेक्ट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था उस टाइम पे वो सब्जेक्ट्स नहीं बने थे, या फिर आप कहें उनके बारे में बात नहीं की जाती थी, क्योंकि जब जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, साइबर लॉज हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, ये तब तो डेवलपमेंट इनका हुआ नहीं था। या आप कहें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिनकी किसी भी लिस्ट में बात नहीं की गई है, वो सारे के सारे, एटॉमिक एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ये सारी चीजें कहाँ आ जाती है? ये आ जाती है, ये सारे सब्जेक्ट्स कहाँ आ जाते हैं? जो रेस्यूजरी लिस्ट है हमारी, उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और इसके बारे में जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पे लॉज बनाती है सारे के सारे रेस्यूजरी लिस्ट पे, तो वो अंडर आर्टिकल 248 में उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 8 शेड्यूल है वो किस बारे में बात करता है? 8 शेड्यूल जो है हमारा वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। ठीक है, आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, राजस्थानी और इंग्लिश को देखकर आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो राजस्थानी और इंग्लिश ये दोनों की दोनों ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ओके, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो 22 लैंग्वेज नहीं थी ऑफिशियल। एक्चुअली हुआ क्या था, स्टार्टिंग में जो हम बात की जाए, स्टार्टिंग में वो हमारी 14 इनिशियल लैंग्वेजेस थी, फिर कुछ अमेंडमेंट्स हुए, कुछ और लैंग्वेजेस को जोड़ा गया, उनके बारे में हम बात करते हैं। 1967 में 21st अमेंडमेंट हुआ, उसके तहत हमने सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा। फिर 1992 में 71st अमेंडमेंट हुआ, उसमें हमने 3 लैंग्वेजेस और जोड़ी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, और फिर जो 2003 में 92वां अमेंडमेंट हुआ, उसमें हमने बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली और जोड़ दी। और इसको हम याद करने की आपको ट्रिक बता देते हैं कि कौन सी लैंग्वेज कब जोड़ी गई है, इससे आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, देखो सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई, ये तो आपको याद ही रखना है, नॉर्मल है। 67 में सिंधी जोड़ी गई। 1992 में KMN करके याद रख लेना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, KMN।
ठीक है, क्योंकि वो तीनों लेटर नज़दीक हैं, अल्फ़ाबेट देखा जाए, हम देखें एक हिसाब से देखा है, KMN तो पास पास में आते हैं, ABCD में आप देखेंगे तो KMN सबसे पास पास में आते हैं। ठीक है, फिर जो 2003 में जो लैंग्वेजेस जोड़ी गई हैं उनके लिए BDMS जो कि एक डॉक्टरेट डिग्री होती है हमारी डेंटल वाली, तो उससे आप देख सकते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली ऐड की गई है। 9th शेड्यूल की बात की जाए तो अभी हुआ क्या एक्चुअली कि 8th शेड्यूल तक तो सारी की सारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब के दिए गए थे, सारे शेड्यूल दिए गए थे, लेकिन अब कुछ ज़रूरत पड़ गई है तो उन्हें क्या किया गया कि जो पहला अमेंडमेंट हुआ था, पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ था, है ना, उसके तहत हमने 9th शेड्यूल जोड़ा, जिसमें 9th शेड्यूल में बात क्या की गई है, 9th शेड्यूल में बात की गई है कि कुछ लॉज, है ना, कुछ लॉज जो हैं उनको हम जुडिशियल रिव्यू से एक्सक्लूजन में रख सकते हैं, मतलब कि कुछ लॉज हैं जिनको हम बनाएंगे और उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसका हुआ क्या कि गवर्नमेंट इनका गलत फायदा, अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से लॉज बनाना चालू कर दिए। ठीक है, उनको 9th शेड्यूल में डाल दिया। इससे क्या होता क्या था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाता था तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी करने लगी, और इस चीज़ का असर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को एक चीज़ समझ में आई धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि यार ये ना कहीं अथॉरिटेटिव होती जा रही हैं चीज़ें। तो फिर 2007 में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने क्या कहा कि 1973 के पहले जो चीज़ें हुई थी उनको छोड़ दो, लेकिन 1973 जो कि केशवानंद भारती केस है उसके बाद जो चीज़ें आपने 9th शेड्यूल में डाली हैं, जो भी लॉज आपने 9th शेड्यूल में डाले हैं उनका भी जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। अभी अच्छा हो गया, अभी क्या हो गया है कि मनमानी नहीं कर सकते आप, कोई भी लॉ बनाओगे तो उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, और 9th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, एक्चुअली 9th शेड्यूल बात करता है जो जमींदारी सिस्टम था ना उसका एबोलिशन किया गया था, मतलब कि अबॉलिश कर दी गई थी जब हमारा, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है ना, 1950 में गवर्नमेंट बनी अपनी, और 51 में ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है ना। अभी 10th शेड्यूल की बात करते हैं। 10th शेड्यूल बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, कुछ जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो हमारे विधायक वगैरह होते हैं वो लोग चेंज कर लेते हैं, मतलब पार्टी चेंज कर लेते हैं, पैसा खा लेते हैं, तो उनको किस हिसाब से उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है या उनका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल करने का जो तरीका है वो एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल ऐड किया गया उसमें बताया गया है। सॉरी, ये 58 नहीं है, 1985 में ये लॉ आया था। ये राजीव गांधी जी द्वारा लाया गया था। राजीव गांधी जी उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। आगे चलते, ये एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया। अब जो 11th शेड्यूल है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है। 11th शेड्यूल जो है वो हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जोड़ा गया। इसमें क्या बात की गई है कि पंचायत होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए, और पंचायत को अथॉरिटी और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पावर्स क्या क्या दी गई हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई है। और जो पंचायत है ना वो 29 मैटर्स पे अपने जो लॉज वगैरह है, आप ये कहें कि 29 मैटर्स पे वो डिसाइड कर सकती है, अथॉरिटी दी गई है कि उन पे उसको फंक्शन करना है 29 मैटर्स। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है 12th शेड्यूल जो है उसी टाइम जोड़ा गया, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, और इसमें 18 मैटर्स के बारे में बात की गई। ये 12th शेड्यूल में क्या है, म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है कि यार म्यूनसिपैलिटीज़ में क्या क्या काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या पावर्स दिए गए हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ये जो 29 मैटर्स हैं या फिर ये जो 18 मैटर्स हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि पंचायत ही लॉ बनाए, स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाए, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि अगर ये लोग चाहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोल सकते हैं कि आप इन पे लॉज बना दीजिए हमारे लिए, और वो उनको वो मान लेंगे, ये उनकी सहमति से है, वो कितने पे लॉ बनाना चाह रहे हैं, कितने मैटर्स पे वो काम करना चाह रहे हैं। ओके, चलिए, ये हमारा यहाँ तक था शेड्यूल्स, ये कंप्लीट हो गया है। आगे चल के ये जो निमोनिक का मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वो निमोनिक क्या है, आपको शेड्यूल्स बहुत ही कम टाइम में याद कैसे हो सकते हैं, जो कि अब इनसे जैसे बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया जाए तो आप कर लोगे, लेकिन आपको जो मैंने डीप में पढ़ाया उसको आप आप उसको 2-3 बार देखिए, आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। आप PDF इस चैनल पे PDF सारी की सारी मिल जाती हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। तो इसमें ये बहुत फेमस ट्रिक है, निमोनिक कहें आप, बहुत फेमस, बहुत पुराना निमोनिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, तो टीयर्स से क्या हो जाएगा, T से क्या हो जाएगा टेरिटरीज एंड स्टेट्स, E से क्या हो जाएगा एमोल्यूमेंट्स, A से क्या हो जाएगा अफर्मेशंस, R से राज्यसभा का सीट एलोकेशन, S फॉर शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है,
ओ से क्या हो जाएगा अदर ट्राइबल एरियाज, है ना। एफ से फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट मतलब कंकरेंट लिस्ट वगैरह जो है ना। ओ से क्या हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से क्या हो जाएगा लैंड रिफॉर्म्स, 9th शेड्यूल में बात की गई है जिसकी। डी से क्या हो जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना, जो 10th शेड्यूल में बात की गई है। और पी से क्या हो जाएगा पंचायत 1992 में, जिसको अलावा हमने 73 अमेंडमेंट एक्ट से लाए थे। और एम से क्या हो जाएगा म्यूनिसिपैलिटी 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही हमने शॉर्ट वे में इस चीज़ को समझा और मैंने हर चीज़ कवर करी है। अगर कुछ चीज़ बाय मिस्टेक कुछ गलती है या फिर कुछ छूट गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए और अपने सजेशन जरूर दीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, और जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम जल्द से जल्द और सारी वीडियोस और सारे के सारे टॉपिक्स। मेरा ये है कि इस चैनल पे आपको हर चीज़ का टॉपिक वाइज कलेक्शन प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस कुछ टाइम की बात है, आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो प्लीज़ कमेंट कीजिए। बाकी आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए।